वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू आर फाइन। जी हाँ, वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत। इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन आज करने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। भले ही ये चीजें आपने अपनी ग्रेजुएशन के दिनों में या पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों में पढ़ी तो जरूर होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है, पर हमको अपने नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए इसको पढ़ना है और किस तरह से आपको इनको पढ़ना है कि आपके एग्जाम में इससे आने वाले क्वेश्चंस ठीक हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये रहती है। तो हम उसी अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे जिससे आपके एग्जाम में इन टॉपिक से आने वाले जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हो। ठीक है जी। शुड आई स्टार्ट द सेशन? एवरीथिंग इज क्लियर? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है सबको? प्लीज बताइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आएगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन सेंट्रल टेंडेंसी के कौन कौन से सेंट्रल टेंडेंसी के मेयर्स हैं? मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले आता है आपका मीन। मीन के 3 टाइप्स रहते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मीडियन। मीडियन के बाद आता है मोड। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी के मेयर्स मेन 3 तरह के होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, देयर आर द 3 मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मीन में आ गया अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो इनके बारे में हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक मीन एक नॉर्मल एवरेज होती है कि हम सभी आइटम्स का टोटल करके उसको डिवाइड कर देते हैं जितनी नंबर ऑफ आइटम्स है उससे, है ना। एड अप ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर्स देयर आर। ज्योमेट्रिक मीन जो है ये थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन से देखिए अलग है। ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली कोई भी क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में आता है तो हम ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालते हैं। कैसे? मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स टुगेदर, जितने भी नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई करके और उनका रूट निकाल लेना। देखो, अर्थमेटिक मीन में हम प्लस कर रहे थे, ज्योमेट्रिक मीन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन में हम डिवाइड करते थे नंबर ऑफ आइटम से, है ना। ज्योमेट्रिक मीन में हम उसका रूट निकालते हैं जितने भी नंबर है। और याद रखिएगा, जैसे परसेंटेजेस, रेशियोज एंड इंडेक्स नंबर्स वाले डाटा में ज्योमेट्रिक मीन का यूज होता है। क्लियर? आगे आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या होता है, अभी हम इसका पूरा एक एग्जांपल भी करेंगे कैसे। हार्मोनिक मीन में क्या होता है, डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बाय द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है, आइटम्स मान लो n है, n को डिवाइड कर दिया जो आइटम्स हैं उनके रेसिप्रोकल से। ठीक है, जैसे इसके टोटल से, रेसिप्रोकल के टोटल से। जैसे नॉर्मल हम मीन में क्या करते हैं, सिग्मा एक्स ओवर एन। अर्थमेटिक मीन में हम ये करते हैं। हार्मोनिक मीन में क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है पहले तो अर्थमेटिक मीन का ही, और अर्थमेटिक मीन का तो रेसिप्रोकल होता ही होता है। ये जो वैल्यूज होती है ना हमारी, है ना, उनके भी रेसिप्रोकल्स का सम होता है हार्मोनिक में। सो डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बाय द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, स्पीड निकालना है, रेट निकालना है, ये रेशियो हार्मोनिक मीन यूज होता है। देखो, इसका सम करते हैं, एक सम से चीज क्लियर होगी। मेरे पास 3 नंबर्स हैं, मान लीजिए x, यानी कि मेरे पास 3 वैल्यूज हैं 2, 4, 8। ठीक है, इसका मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन? 2 प्लस 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 3, राइट, ऐसे निकालेंगे। अगर मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8, इसका क्यूब रूट, 3 आइटम्स है तो क्यूब रूट होगा। हार्मोनिक मीन अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, 3 डिवाइड बाय, ठीक है, अब सम किसका होना है, रेसिप्रोकल्स का, इनके वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स का। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसे। समझे? इज इट क्लियर कैसे निकालते हैं हम ये? ठीक है ना। सो दिस इज द वे टू फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। कुछ और इसके फार्मूले होते हैं, देख लीजिए। अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा होता है, सेकंड नंबर पे ज्योमेट्रिक मीन एंड देन हार्मोनिक मीन। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आप देखो, खुद देख लो, इन तीनों नंबर्स का मैंने अर्थमेटिक मीन किया तो 4.67 आएगा इसको सॉल्व करके। ज्योमेट्रिक मीन किया तो 4 आएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। क्यूब रूट को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे 4 2 का 8, 8 8 का 64 है ना, तो 64 का मुझे कैसे क्यूब रूट निकालना है, देखो 2 पर करो, 2 3 का 6, 2 2 का 4, ठीक है, डिवाइड कर रही हूँ सिंपली 2 से, 2 1 का 2, 2 6 का 12, 2 8 का 16, 2 4 का 8, 2 2 का 4 एंड 2 1 का 2। अब आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप 3 3 के पेयर्स बना लीजिए, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 के पेयर को एक 2 कंसीडर करिए, 3 के पेयर को एक 2 कंसीडर करिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया, 4 इज द क्यूब रूट, ठीक है। इसी तरह अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप दो दो के पेयर लेंगे और दो के पेयर को एक एक दो कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो हार्मोनिक मीन सबसे छोटा आएगा, देखो 3.43 आएगा इसको सॉल्व करके, है ना। ज्योमेट्रिक मीन उससे बड़ा और अर्थमेटिक मीन जो है सबसे बड़ा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। एंड एक और फॉर्मूला है इनका, ज्योमेट्रिक मीन इज द अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ऐसा भी लिखते हैं हम। अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन को आप मल्टीप्लाई करके ना, देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास अर्थमेटिक मीन आया 4.67, ठीक है, एंड हार्मोनिक मीन आया 3.43, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके आप इनका निकालोगे ना अंडर रूट, दैट विल बी योर ज्योमेट्रिक मीन, फॉर्मूला ये, ठीक है। हाँ, जितने पेयर्स, देखो मैंने अंडर रूट क्यूब रूट निकालना था ना, तो इसलिए 3 के पेयर्स लिए। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप दो दो के पेयर्स लोगे, अगर आपको फोर्थ रूट निकालना है तो आप 4 4 के पेयर लोगे, इस तरह से, ठीक है। समझ गए बात को। देखो इसका करके देखो, मैंने अभी देखा करके, आप खुद मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हो, आपका 16 आता है ये मल्टीप्लाई करके, और इसका अंडर रूट करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 4 का 16 होता है, तो यानी कि वही चीज हो गई ना, ज्योमेट्रिक मीन इज 4, ठीक है। देन मोड का ये फार्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फिर आगे वही चीज है, अर्थमेटिक मीन का मतलब है प्लस दो नंबर्स है मेरे पास ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन में हम प्लस करके डिवाइड बाय नंबर्स कर देते हैं, जितने नंबर हैं। ज्योमेट्रिक मीन में हम उसका अंडर रूट कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। एंड हार्मोनिक मीन का ये भी लिखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन, यानी कि जो आपका ज्योमेट्रिक मीन है ना दैट इज 4 है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 16 डिवाइड बाय 4.67, ऐसे भी लिखते हैं हार्मोनिक मीन को, यानी कि 16 डिवाइड बाय 4.67 विल बी इक्वल टू 3.4, बिल्कुल सही आ रहा है, इट इज आल्सो हार्मोनिक मीन, है ना। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन, तो ये ना बेसिकली इसी फार्मूले से बना है, ये देखो जैसे उसने कहा ना ज्योमेट्रिक मीन का, पर ये फार्मूला जो है ना ये सिर्फ 2 नंबर्स पर ही एप्लीकेबल होता है, जैसे मैंने अभी 3 नंबर्स पे लगाया ना, तो नहीं वो नहीं होगा, सिर्फ 2 नंबर्स पर ही वो एप्लीकेबल होगा ना हार्मोनिक मीन का ये वाला फार्मूला, ओनली इफ यू हैव 2। बेसिकली ये देखो हार्मोनिक मीन का फार्मूला जीएम एंड एएम की टर्म्स में ये होता है, जीएम का स्क्वायर ओवर एएम, है ना। तो इसी से ये 2ab वाला बन गया, कैसे देखो, अब जीएम का स्क्वायर का मतलब कि ऐसे ए बी का यहाँ पे स्क्वायर रूट है मेरे पास, क्योंकि दो ही नंबर मैंने लिए थे ए एंड बी, ए बी का स्क्वायर रूट है ना। तो ए बी के स्क्वायर रूट का जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, है ना। एंड ए एम है आपका ए प्लस बी ओवर 2, तो मतलब घुमा फिरा के ये फार्मूला यही से बन रहा है, 2ab a प्लस बी, ये देखो वही फार्मूला बन गया ना। तो उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर इट, ठीक है। बेसिकली फार्मूला मेरा ये था, एच एम इज इक्वल टू जी एम का स्क्वायर ओवर ए एम, फार्मूला मेरा ये था, ठीक है। मेरे पास दो नंबर थे सिर्फ ए एंड बी, तो जीएम पर मैंने ये पुट कर दिया, ए एम की जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो उससे मेरा फार्मूला बन गया 2ab ओवर a प्लस, है ना। ये बात क्लियर, ये so you have to remember just this formula, hm is equal to gm square over am, you don't need to remember this 2ab, क्योंकि ये वाला फार्मूला तो सिर्फ दो वेरिएबल्स के केस में ही लगेगा, जब आपके पास दो ही नंबर है सर, वेरिएबल नहीं।
जब आपके पास सिर्फ 2 ही नंबर है उसके केस में ये फार्मूला लगेगा सर, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला ऑफ एचएम। तो मैंने आपको कितने सारे फार्मूले यहाँ पे करवा दिए हैं, अब आई होप यू विल रिमेंबर देम। आगे देखिए, नहीं ये उस केस में जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको उसमें एएम दिया हुआ है, जीएम दिया हुआ है, आपसे पूछा है एचएम निकालो, है ना, या आपको जी एएम दिया हुआ है, एचएम दिया हुआ है और कह रहे हैं जीएम निकालो, ये उस केस में है, ठीक है, दैट इज द केस, उस वो वाला केस है ये। अदरवाइज आपको सिर्फ नंबर दिया हुआ है, 2-3 नंबर दिए हैं और उसका कहा है एएम निकालो, जीएम या एचएम निकालो, है ना, फिर तो आपको ये वाले जो फार्मूले करवाए हैं ये लगेंगे, समझ गए। अगर मान लो आपको नंबर्स ना दिए हो, एएम एंड एचएम दिया हो और कहा गया हो कि जीएम निकालो, फिर उस केस में आप वो वाले जो रिलेशनशिप वाले फार्मूले हैं वो लगाएंगे, एएम जीएम एंड एचएम के रिलेशनशिप वाले फार्मूले, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम मीडियन की तरफ, लेट्स सी मीडियन की तरफ चलते हैं। सो मीडियन में क्या है, 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। ये किसको बोलते हैं हम, देखो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है मेरे पास सिंपल एक्स की वैल्यूज दी हुई है, वो इंडिविजुअल सीरीज है। एक्स के साथ मेरे पास फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, तो वो डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। अब मेरे पास मान लो क्लास इंटरवल्स गिवन है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, उसको हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। एक मिनट, अब ठीक है। तो मीडियन का सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि जो मेरे पास डाटा है उसको मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद अगर तो देखो सीरीज इंडिविजुअल या डिस्क्रीट है तो सिंपल मीडियन हम इस फार्मूले से निकालते हैं n+1/2, n+1/2। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो फार्मूला थोड़ा और ज्यादा लंबा चौड़ा होता है। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उसमें आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर, मतलब कोई नहीं है कि ये वाला फार्मूला ही आपको याद करना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में हम मीडियन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, ठीक है जी। अब इसमें भी 2 तरह की चीजें होती हैं, देखिए एक होता है मीडियन इवन नंबर के केस में, एक होता है मीडियन ओड नंबर के केस में। मान लो मेरे पास ये डाटा है जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज माई डाटा, दिख रहा है ना 35210, ठीक है, दिस इज द डाटा 35210। अब मीडियन का रूल क्या है कि इसको पहले सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो। मैंने यहाँ पे सेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया है, 0 1 2 3 5 कर लिया। ये डाटा ओड है कि इवन है, बताओ, ओड है ये डाटा, है ना। ओड में मीडियन फाइंड करना इजी होता है, इवन में मीडियन फाइंड करना थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाता है उसका, ठीक है। अब ये ओड डाटा है तो मैंने फार्मूला क्या बताया, n+1/2, यानी कि n कितने है इसमें, 5 है ना, 5 आइटम्स है, 5+1/2 कितने आ गए, 6/2, यानी कि 3 आ गया, यानी कि मीडियन आपका आ गया 3 इज योर आंसर। ओड के केस में इजी है मीडियन फाइंड करना, है ना। पर यही मान लो आपको अगर इवन नंबर दिए हो, जैसे नीचे लिखा है मैंने 0, एक मिनट में आपको लेजर पॉइंटर, 0 1 2 3 4 5 6, ये अब कितने हो गए, 6 नंबर हो गए, यानी कि ये इवन नंबर आ गए, है ना। अब इवन नंबर के केस में मीडियन फाइंड करेंगे तो n+1/2 बन जाएगा 7/2, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गई, 3 इज नॉट योर मीडियन, 3 इज नॉट योर आंसर, बेसिकली इट इज थर्ड आइटम, ये आइटम होता है, थर्ड आइटम इज योर मीडियन, ठीक है, तीसरी आइटम आपकी मीडियम है। यानी कि ये जो आपकी सीरीज बनी है ना सेंडिंग ऑर्डर में, इसकी तीसरी आइटम कौन सी है, 2 है तीसरी आइटम, तो यानी कि आपका मीडियन 2 है, आंसर इज 2, ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपका 3.5 आ गया, 3.5, 3.5 टर्म का क्या मतलब बना भाई, 3.5 टर्म या तो 3 में आ रही है ना तो 4 से, मतलब 3.5 3 एंड 4 के बीच बिचाले वाली टर्म आ। अब इस केस में मुझे कैसे पता चलेगा कि मीडियन क्या है मेरा, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं कि आपकी जो थर्ड आइटम है, जैसे यहाँ पे 2 है थर्ड आइटम, है ना, 3.5 का मतलब 3 एंड 4 के बीच में, यानी कि थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम, थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम।
थर्ड एंड फोर्थ आइटम दोनों को प्लस करके आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे। थर्ड आइटम क्या है 2, थ्री आइटम, फोर्थ आइटम क्या है 3, ठीक है। यानी कि इट वुड बी 5/2, 5/2, 5/2 क्या आया 2.5, 2.5 इज योर आंसर, 2.5 इज योर मीडियन। बताओ मीडियन निकालना आ गया? यस, मीडियन निकालना आ गया है क्या? ठीक है, फाइन फाइन। सो आगे देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि इसका कॉन्टिन्यूस सीरीज से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आते, पर फिर भी हम ऐसा करते हैं, इसका फार्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है। ये आते हैं 10-10-20 नंबर के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज से वो पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछते। हम इसका एक बार फिर भी फार्मूला लर्न कर लेते हैं। देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन का ये फार्मूला लगता है, जो कि बहुत बड़ा है। देखो L प्लस N/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई। लेट्स सी, एल का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपके क्लास इंटरवल बने होते हैं 10 to 20, 20 to 30 ऐसे, ठीक है। तो एल का मतलब होता है लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि पहले मुझे n/2 निकालकर, n/2 वाला फार्मूला लगाकर जो मेरा क्लास इंटरवल है वो, नहीं डिस्क्रीट का नहीं था, वो इंडिविजुअल सीरीज का था। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये नहीं रेज हो रहा। कॉन्टिन्यूस सीरीज का ये जो फार्मूला है दैट इज एल मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, n/2 नंबर ऑफ आइटम्स। अच्छा यहाँ पे n नंबर ऑफ आइटम्स नहीं है। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। एल का मतलब लोअर लिमिट हो गई n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। जैसे मान लो मेरा मीडियन इंटरवल आया 10 से 20 वाला, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको उसके ऊपर वाली लेनी है। क्या लिखा है, बिफोर मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, फ्रीक्वेंसी आपको मीडियन क्लास की लेनी होती है, यानी कि 10/20 की कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो। आई का मतलब क्लास विथ, क्लास विथ का मतलब इसमें डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है तो I20 आ जाएगा। वैसे ये फार्मूला जैसे मैंने कहा एप्लीकेबल नहीं है, आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा आता ये, पर फिर भी मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया है कि आपको थोड़ा सा रिमेम्बर हो जाए कि अगर सिर्फ फार्मूला वो पूछ सकते हैं, शायद वो भी है, पर क्वेश्चन इतना डेप्थ में नहीं आता, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाय I, यू जस्ट रिमेम्बर द फार्मूला, नथिंग एल्स, ठीक है। सो इसी तरह जो मोड हम निकालते हैं, मोड का एक तो अभी मैंने पीछे आपको फार्मूला करवाया था ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाला, उससे आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। देखो ये वाला 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जैसे मान लो आपको मीडियन भी गिवन हो, मीन भी गिवन हो, आपको मोड निकालना हो, या मोड गिवन हो, मीडियन गिवन हो, आपको मीन निकालना हो, कर लोगे ना, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो मोड का फार्मूला है इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। इस फार्मूले से आपको एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा इतने लंबे चौड़े 10-20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, नहीं आते। इसका भी हम एक फार्मूला एक बार देख लेते हैं। एल का मतलब सिंपल लोअर इंटरवल, जैसे 0 to 10 है तो 0 वुड बी लोअर इंटरवल, प्लस F1 माइनस F0। F1 का मतलब है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 का मतलब है जो मॉडल क्लास है मेरी उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, एंड F2 का मतलब है उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। आई का मतलब वीक, सिंपल, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे हमने पता कर लिया मीन क्या है, मीडियन क्या, कई बार आपको ना इंस्पेक्शन मेथड से मोड पूछ लेते हैं निकालना। मोड का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड टर्म होती है ना उसको मोड बोलते हैं। जैसे सिंपल आपको एक्स दिया हुआ है 5 3 7 5 3 2 3, इस सीरीज का मोड मुझे बताओ क्या आएगा, व्हाट विल बी द मोड।
3, बिल्कुल सही। तो इसका जो मोड है वो आपका 3 आ गया। देखो डिस्क्रीट सीरीज से कभी आपको ना मीडियन का क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में, तो मतलब मुझे कोई सैंपल क्वेश्चन इसका देखना ही पड़ेगा, बस कभी इससे एग्जाम में आया नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि बेसिक सा फार्मूले वगैरह से क्वेश्चन आता है, कुछ डिटेल्ड क्वेश्चन इससे आता नहीं है आपको। चलो एक क्वेश्चन मुझे मिला है, मैं आपको मीडियन को डिस्क्रीट सीरीज में भी करवा देती हूँ। ये देखो, जैसे मुझे मान लो डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है, कहाँ पे, ब्लैंक स्लाइड पे करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में मीन का भी बता देती हूँ। देखो डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहता है, लिखो 5 6 7 8 9 10 11 10 18 20 30 15 8 7, ये डिस्क्रीट सीरीज है। ओहो, फिर से मेरी शक्ल आ गई, 2 मिनट। इसको बार बार नीचे ऊपर नीचे करना पड़ता है घुमा के। देखो करो ये क्वेश्चन। अब इसमें मान लो मुझे मीन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम मीन पता कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो के ना, एक्स एफ बनाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो, करो 50। मुझे ये मल्टीप्लाई करके सारा बताओ क्या आया। जो आएगा ना मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कर लेना है, टोटल करके डिवाइड कर देना है मुझे फ्रीक्वेंसी के टोटल से, वो आपका मीन आएगा। समझ गए। यानी कि डिस्क्रीट सीरीज में आपको अगर मीन निकालना है दैट वुड बी सिग्मा एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफ, ये होता है। सिग्मा एफ का मतलब होता है कैपिटल एन। समझ गए, निकाल लो, अब निकाल तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, ये इस तरह हम निकालते हैं इसमें। नीचे से स्क्रीन थोड़ी वो है ना, आपको दिख नहीं ना रही नीचे से स्क्रीन, 2 मिनट में भी देखती हूँ। हाँ, तो अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है तब भी देखो, देखो मीडियन निकालने का सबसे बड़ा फंडा क्या होता है कि सेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखो क्या ये सेंडिंग ऑर्डर में है, ऑलरेडी सेंडिंग ऑर्डर में है, मेरी एक्स की सीरीज है ना, 5 6 7 8 असेंडिंग में है। अब अगला स्टेप होता है मीडियन निकालने का, मीडियन निकालने का नेक्स्ट स्टेप होता है मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखो लेट्स सी। पहली कम्युलेट पहला आ जाएगा 10, देन करोगे 10 प्लस 18, 10 प्लस 18 इज 28, 28 प्लस 20 48, 48 प्लस 30 78, 78 प्लस 15 है 15 93, एंड 93 मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशंस देख के कर रही हूँ, आपको ये खुद सॉल्व करनी है सारी, ठीक है। दस सो करो इसको 101, यही आया ना। तो मीडियन निकालने के लिए हमको 7.68 आ रहा है आंसर, रुको 2 मिनट में देखती हूँ। ये निकालोगे ना सारी। अब मीडियन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, n/2, n/2 यानी कि सिग्मा एफ डिवाइड बाई 2। सिग्मा एफ कितना आ रहा है बताओ, 101 में से 7 प्लस करने हैं ना, 108 आ रहा है सिग्मा एफ। यस, इज इट 108, है ना। 108 डिवाइड बाई 2, 2 5 का 10, 2 4 का 8, 54 आ रहा है।
है ना। तो देखो ध्यान से, मुझे क्या करना होता है, 54 से बड़ा CF क्या मेरा, 54 से बड़ा CF 93, इसको मार्क कर लो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15, और 15 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कितना है, 9 है, 9, 9, 9 इज योर आंसर। 9 ही है ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग, देखो नहीं गलत हो गया मुझसे, 78 को मार्क करना था, वही मैं सोचूं। 54 से बड़ा CF इमीडिएट बड़ा 78 है, 93 नहीं। यस थैंक यू। 78 के सामने का आपका एक्स कितना बन रहा है, चौथा नंबर, यानी कि 8 बन रहा है, तो मीडियन विल बी योर 8, मीडियन वुड बी योर 8, 8 आएगा मीडियन। समझ गए, ऐसे मीडियन निकालते हैं। मीन कैसे निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, मीडियन कैसे निकालेंगे, पता चल गया। अब ऐसे ही अगर आपको मोड निकालना हो तो मोड का सिंपल फार्मूला लगा दो, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर, चलो आगे आ जाइए, ये हो गया। द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। मीन की प्रॉपर्टीज में क्या है, मोस्ट मीन जो है सबसे कॉमन फॉर्म है एवरेज की, एंड क्वांटिटेटिव डाटा के केस में ये यूज होता है, यानी कि वो डाटा जिसको मैं क्वांटिटी की फॉर्म में मेंशन कर सकती हूँ। कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बोथ ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सम, अब ये प्रॉपर्टी बड़े ध्यान से समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम मीन इज 0। ये प्रॉपर्टी से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि मीन सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम मीन इज 0, यानी कि x माइनस मीन इज इक्वल टू 0। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब समझ लोगे तो फिर इस प्रॉपर्टी को नहीं भूलोगे, अगर मतलब समझ में नहीं आएगा इसका तो शायद रट्टा लगाने से भूल जाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर मीन से डेविएशंस लेके हम सम करते हैं तो वो 0 आएगा, एंड सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन इज मिनिमम, और इसकी जो स्क्वायर्ड डेविएशंस का सम होता है वो मिनिमम होता है। ये दो प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज 0, बट सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन इज मिनिमम। निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको। बिना मतलब की पता नहीं आदत पड़ी हुई है हैंड रेस करने की, जो कि हट नहीं सकती कईयों की कभी। तो देखो, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम मीन इज 0। इसका क्या मतलब है, समझो। मेरे पास सीरीज है, छोटी सी सीरीज हम ले लेते हैं, 3, 5, 6, ठीक है। इसको प्लस करो, इस मैंने एक स्लाइड ऐड करी भी थी इसकी, पता नहीं कहाँ गई वो। इसमें मैंने ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ था, स्पेशल लिख के लाई थी मैं कि समझाना है, पता नहीं वो स्लाइड गुम हो गई थी, दोबारा से सारा समझाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। 3, 5, 6 मान लो ये है, ठीक है, या 4 ले लेते हैं, चलो 3, 5, 6, 7 ले लेते हैं। अब इसका मीन निकालो कितना आया, 5 पर ना मीन एब्सोल्यूट नंबर में लेके आना, तभी इजी होगा समझना। ऐसा करो, यहाँ पे भी 6 कर लो, ठीक है। अब आ गया 12, 13, 14, 15, 15 और 20, ठीक है। तो मीन कितना आ गया, 20/4, 5 आ गया मीन, ठीक है। अब इसकी डेविएशन लो, x माइनस मीन, डेविएशन लो इसकी, यानी कि 3 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5 एंड 6 माइनस अगेन 5। 3 माइनस 5 कितना आ गया,
-2, 5 - 5 0, 6 - 5 1, 6 - 5 1। ये होती है डेविएशन। ठीक है, ये क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका टोटल करो, 0 नहीं आ गया। रैंडम लिया था मैंने ये। आप कोई भी सीरीज ले लो, मैंने रैंडमली कोई भी उठा के 3 5 6 6 ले ली। आप कोई भी रैंडम सीरीज ले लो, एक्स की रैंडम वैल्यूज ले लो, उसका मीन निकालो। ठीक है, मीन से उसकी डेविएशन निकालोगे, उसका सम 0 ही आएगा। इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया सबको। अब हाँ बिल्कुल। अब मिनिमम वाली चीज हमने पढ़ी थी ना कि उसका स्क्वायर मिनिमम होगा, डेविएशंस का स्क्वायर। उसका क्या मतलब है, ये डेविएशंस है, इसका स्क्वायर निकालो। अब डेविएशंस का 4 0 1 1, इन डेविएशंस का के स्क्वायर का टोटल कितना आया, 6 है। ये मिनिमम है कहता है। मुझे कैसे पता चला ये मिनिमम है? मिनिमम का मतलब ये कि अगर मैं एज्यूम्ड मीन से या ये अर्थमेटिक मीन को छोड़ के कोई एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस निकालती हूँ और उसका स्क्वायर निकालती हूँ, तो वो 100% इससे ज्यादा ही आएगा। पता क्या मतलब है इसका कहने का मतलब? ये मान लो आपने ना कोई अपनी तरफ से मीन एज्यूम कर लिया, कोई भी मीन एज्यूम कर लो, उसको हम एज्यूम्ड मीन ए से डिनोट करते हैं। मान लो मैंने 6 एज्यूम कर लिया था, ठीक है, या 3 एज्यूम कर लिया था, इस सीरीज में कोई भी मीन एज्यूम कर लिया था। ठीक है, एज्यूम्ड मीन, जब हम एक्चुअल मीन नहीं निकालते तो हम मीन को एज्यूम करते होते हैं, शायद आपने कभी पढ़ा हो बीएससी वगैरह। तो मैंने कोई मीन एज्यूम कर लिया। अब आप इस एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस निकाल के उसका स्क्वायर करोगे ना, तो वो एक्चुअल मीन से ज्यादा ही आएगा। यानी कि एक्चुअल मीन की डेविएशंस का स्क्वायर मिनिमम होता है। इसका मतलब ये है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड वाली चीज को, दैट इफ वी कंप्यूट मीन मीन से डेविएशंस के सम का स्क्वायर ये, एंड एज्यूम्ड मीन से अगर मैं कैलकुलेट करूं x माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, देन ये S2 है मान लो, देन S1 will always be less than, S1 will always be less than S2। समझ गए? here A is assumed mean, A is, स्क्रीन में प्रॉब्लम है कोई, है ना? नीचे से स्क्रीन मेरी दिख नहीं रही क्या? मुझे ही ऐसा लग रहा है। 2 मिनट में देखती हूँ। दो मिनट, मैं अभी सही करती हूँ। विंडो कैप्चर डिवाइस पे जाके फिर वही चला जाता है। दो मिनट, इससे प्रॉब्लम आएगी ना अगर आधा दिखेगा ही नहीं तो। 2 मिनट, मैं अभी देख रही हूँ हाल इसका। अब देखो ठीक हो गया। अब देखो, अब ठीक है ना? इज इट फाइन नाउ? सही हो गया अब? समझ गए ये बात दोनों प्रॉपर्टीज की? आगे आता है मीन की प्रॉपर्टी में, इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है? फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि मीन निकालने के बाद आगे भी हम उस मीन से और चीजें निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का ये फार्मूला होता है, जैसे मान लो आपको
दो सीरीज दी हुई हैं और उन दो सीरीज का मुझे कंबाइंड मीन निकालना है, सो उसका ये फार्मूला है, मीन वन, मीन ऑफ वन सीरीज, मीन टू, मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, n1 फर्स्ट सीरीज का, n2 सेकेंड सीरीज का, एंड डिवाइड बाय n1 प्लस n2। और जो चीज मैंने आपको अभी बताई उसको ना नोट डाउन कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए यहाँ कि जब भी मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज होती है तो डिस्क्रीट सीरीज में जो मेरा n होता है दैट इज सिग्मा f होता है, एंड इंडिविजुअल सीरीज में जो मेरा n होता है दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स होता है। ठीक है जी, यू शुड रिमेम्बर दिस। आगे आ गया, मीन को हम कहते हैं ग्राफिकली भी डिपिक्ट कर सकते हैं। रिग्रेशन लाइंस की जो इंटरसेक्शन होती है वो अर्थमेटिक मीन दिखाती है। रिग्रेशन लाइंस बेसिकली हम रिग्रेशन वाली क्लास में पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स एंड x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। ठीक है, इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर मेरी रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उससे हम अर्थमेटिक मीन्स निकाल सकते हैं। तो ये हम उसके पढ़ेंगे रिग्रेशन वाली क्लास में। बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, मीन की सबसे खासियत ये है कि सभी आइटम्स के बेस पे होता है, यानी कि अगर मुझे मीन निकालना है ना तो मेरी सीरीज में एक भी आइटम की वैल्यू चेंज हो जाए ना तो उससे मीन प्रभावित होगा। ठीक है, जैसे मीडियन में ये चीज नहीं होती है ना। मीडियन में क्या होता है कि मीडियन में हमको सिर्फ सेंट्रल टर्म पता, जैसे इसका मुझे मीडियन निकालना है तो इसका मीडियन सिंपली 1 2 3 4, 4+1 5/2 करके मीडियन, मतलब कि 3 की जगह अगर मेरा 4 हो जाए, 5 की जगह 6 हो जाए तो मीडियन की वैल्यू में जरूरी नहीं है चेंज आए। मीडियन की वैल्यू में तभी चेंज आएगा अगर मेरी, जिससे मैं मीडियन निकाल रही हूँ, मेनली मैं 5 एंड 6 से मीडियन निकालूंगी ना, इनकी वैल्यूज में कोई चेंज आएगा तभी मीडियन की वैल्यूज में चेंज आएगा। पर 3 एंड 6 ये वाले दो तो प्रभावित ही नहीं हो रहे मीडियन की वैल्यू, है ना। मतलब अगर ये 3 से 4 भी बन जाता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाती इसकी वैल्यू एक आधी, है ना, तो मीडियन की वैल्यू प्रभावित नहीं होती। पर मीन की होती, क्योंकि मीन सभी आइटम्स के बेस पर है। मीन में हम सभी का कैलकुलेशन करते हैं, सभी का टोटल करते हैं। सो याद रखिएगा, मीन इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द सीरीज बट मीडियन इज नॉट। मोड भी सभी आइटम्स के बेस पे नहीं रहता, है ना। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ये लिखा ही हुआ है ऊपर, कंबाइंड मीन। आगे आगे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। मीडियन की प्रॉपर्टीज, अब मीडियन की प्रॉपर्टीज में क्या है, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीडियन विल बी मिनिमम। वहां पे क्या पढ़ा था, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज 0, है ना। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीडियन इज विल बी मिनिमम इफ वी इग्नोर द साइंस। अब यहाँ पे एक चीज और उसने साथ में लिख दी है कि साइंस को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उसने साथ में कौन सा साइन लगा दिया, मॉडुलस का साइन। क्लियर। क्वालिटेटिव डाटा में भी कहता है मीडियन यूज हो सकता है, ग्राफिकली डिपिक्ट हो सकता है मीडियन किससे, ओगिव कर्व। ओगिव कर्व अभी हम सीखेंगे करना, ओगिव कर्व से मेरा मीडियन ग्राफिकली डिपिक्ट होता है। मीडियन सभी आइटम के बेस पे बिल्कुल भी नहीं होता। इसी तरह आगे कुछ चीजें जैसे डिसाइल्स, मीडियन जो है मेरी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। डिसाइल्स सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। परसेंटाइल्स सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल्स जो है डिवाइड सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्लियर। आगे आ जाओ, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया है, देखो खुशबू जी, स्केयर डेविएशन वाला, ये जो आप बोल रहे हो ना मीन वाला, सम ऑफ स्केयर डेविएशंस, ये देखो जैसे मैंने आपको कहा कि आप 6 को एज्यूम्ड मीन लेके चलो, है ना, जैसे 6 है। ये तो एग्जाम्पल आपकी याद रखने के लिए, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, मतलब ये आपके लिए है, दिमाग में बस कंसेप्ट डालने के लिए, इससे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। स्केयर डेविएशंस का मतलब ये है कि आप, जैसे मैंने यहाँ पे 5 को मीडियन कंसीडर किया था ना, आप ये सेम क्वेश्चन, सेम यही चीज है, 6 को मीडियन कंसीडर करके करोगे, यानी कि किसी भी वैल्यू को, एज्यूम्ड वैल्यू को मीन कंसीडर करके करोगे, है ना, तो आपका जो ये आएगा 6 आंसर, इससे कम नहीं आएगा, इससे ज्यादा आएगा वो आंसर। ये मतलब है इसका। देखो जैसे मान लो मैंने 6 को मीन कंसीडर कर लिया तो ये बनेगा 3 - 6, 5 - 6, 6 - 6, 6 - 6, है ना, कितना बन गया, 3 4 5 6, -3 -1 0 0। अब इसका आएगा आपका 3 3 का 9 1, ये देखो
ज्यादा आया कि नहीं, इससे बताओ। दैट इज द थिंग कि वो कहता है कि वो उससे ज्यादा आएगा। अब मीडियन में भी सेम यही चीज है जो इसने कही है कि अगर आप कोई और मीडियन एज्यूम कर लेते हो सीरीज में तो उससे डेविएशंस निकालते हो तो वो इससे ज्यादा आएंगे, इनके मीडियन की डेविएशंस मिनिमम आएंगी, जो एक्चुअल मीडियन है मेरा। ठीक है, एक्चुअल मीडियन है उससे डेविएशंस मिनिमम आएंगी। इसके अलावा आप किसी भी और को मीडियन एज्यूम करके अगर डेविएशंस निकालते हो तो वो ज्यादा आएगी। सेम मीन वाला केस है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, बस यही है कि इसमें साइन को इग्नोर करना है, माइनस प्लस के साइन को इग्नोर करना है। तो वैसे हाँ, क्योंकि सम ऑफ डेविएशंस है ना, साइन को इग्नोर करना है, क्योंकि स्केयर में तो साइन अपने आप इग्नोर हो जाता है। स्केयर करते हैं जब हम किसी चीज का तो साइन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पे स्केयर नहीं है, मीडियन की प्रॉपर्टी अलग है मीन से, है ना। मीन में हमने पढ़ा था कि स्केयर डेविएशंस का सम मिनिमम होता है, मीडियन में है सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीडियन विल बी मिनिमम। दोनों में फर्क है। ठीक है। अच्छा, मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन में, अब डिस्पर्शन का मतलब होता है कि जो मेरी वैल्यूज हैं वो कितनी डिस्पर्स हैं, कितनी फैली हुई हैं। ठीक है, उनके मेयर्स में आ जाता है आपका रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ध्यान से समझो, डिस्पर्शन के मेयर्स दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेयर्स, एक को हम बोलते हैं रिलेटिव मेयर्स। ठीक है, रिलेटिव मेयर्स में आ जाते हैं जैसे मुझे कोफिशिएंट्स निकालने हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, है ना, ये आपके आ जाते हैं रिलेटिव मेयर्स में। अगर सिंपल मैं कोफिशिएंट नहीं निकाल रही, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रही हूँ तो वो एब्सोल्यूट मेयर्स है। देखते हैं कैसे सारा कुछ। ठीक है, सबसे पहले आ गया रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है। रेंज एक सबसे जो है इजीएस्ट डिस्पर्शन का मेजर है, दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, एक सीरीज की सबसे बड़ी वैल्यू और उस सीरीज की सबसे स्मॉल वैल्यू, दोनों को माइनस कर देंगे तो रेंज निकल आएगी। ठीक है, रेंज का कोफिशिएंट निकालना है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ओवर डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। फिर आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला देखो, क्वार्टाइल डेविएशन समझने के लिए मुझे क्या समझना पड़ेगा? क्वार्टाइल्स समझना पड़ेगा। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं देखो, मेरे पास एक सीरीज है, अगर इस सीरीज के मैंने दो हिस्से कर दिए, ये देखो दैट इज अ मीडियन बेसिकली, दो इक्वल पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। ठीक है, अब इस सीरीज के चार हिस्से अगर कर दे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, चार हिस्से हो गए। अब ये जो दैट थिंग इज क्वार्टाइल वन, दैट थिंग इज क्वार्टाइल थ्री, और क्वार्टाइल टू का मतलब मीडियन होता है। ठीक है ना, दैट इज क्वार्टाइल वन, दैट इज क्वार्टाइल थ्री, दैट इज क्वार्टाइल टू, जिसको मीडियन बोलते हैं। दैट आर द क्वार्टाइल्स। ठीक है, तो क्वार्टाइल्स दो हो गई आपकी, वन एंड टू, वन एंड थ्री, सॉरी, वन एंड थ्री। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होता है इसमें डिफरेंस। ठीक है, हम इसके पहले ना डेफिनेशन से समझ लेते हैं। देखो, क्वार्टाइल डेविएशन is half of the difference between upper and lower quartile of data set। मतलब Q1 एंड Q3 में डिफरेंस करके उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि जो डाटा है वो कितना स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है, जैसे जो बाकी सारी वैल्यूज हैं वो सेंट्रल वैल्यू से यानी कि मीन से कितनी कितनी दूर है, उसके आसपास है कि उससे ज्यादा दूर है, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, समझ गए ना बात? और इसी का स्केयर वेरिएंस बोलते हैं हम, वेरिएशन, चेंज, डिस्पर्शन कितना ज्यादा है, समझ गए? जितना ज्यादा वेरिएंस है, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनकी वैल्यूज उतनी एक दूसरे से दूर दूर है, स्प्रेड है वैल्यूज में उतना। सो वही चीज, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन स्मॉल है यानी कि डाटा वैल्यूज जो है वो मीन के आसपास है, अगर लार्ज है दैट मीन्स डाटा वैल्यूज जो है वो वाइडली स्प्रेड है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर बनता है आपका वेरिएंस। ठीक है, अच्छा, अब एक यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओरिजिन एंड स्केल वाला। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो ये सेम चीज ना
हम कोरिलेशन रिग्रेशन में भी पढ़ते हैं, हम कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट, रिग्रेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये सब चीजें उसमें भी पढ़ते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये ओरिजिन एंड स्केल का मतलब, हमारे पास दो ऑप्शंस है, ओरिजिन एंड स्केल का मतलब हमको इस क्लास में समझना है या कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाली क्लास में समझना है। ओरिजिन एंड स्केल का मतलब इसका क्या मतलब होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी मेजर है वो ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट है या नहीं इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब होता है? ये चीज हमको आज समझें या देखते हैं, अगर क्लास के एंड में टाइम मिलता है तो मैं समझा देती हूँ, नहीं तो हम कोरिलेशन वाली क्लास में समझ लेंगे, ठीक है। सो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन का कोफिशिएंट आप ऐसा बोल सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है मुझे, कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए हम कोफिशिएंट्स यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो कोफिशिएंट निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आगे आगे आपका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब है कि जितना डेविएशन है, जितना स्प्रेड है, उसका एवरेज, स्प्रेड का एवरेज, ठीक है। दैट एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड, यानी कि जो वैल्यूज हैं वो मीन से, मीडियन से या मोड से एवरेज कितना है उनका डिस्पर्शन का, कितनी डिस्पर्स है वैल्यूज, उसका एवरेज कितना है, ठीक है। मीन डेविएशन का हमेशा एक ये फंडा है कि हम साइन इग्नोर करते हैं, साइन इग्नोर की वो मीन से ऊपर भी हो सकती हैं ज्यादा वैल्यूज, मीन से ज्यादा नीचे भी हो सकती हैं वैल्यूज, है ना। तो मुझे सिर्फ एवरेज उनका डिस्पर्शन फाइंड करना है कि एवरेज वो कितनी दूर है मीन से, मीडियन से या मोड से, है ना। उसमें प्लस माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, ये चीज कंसीडर नहीं करेंगे कि वो आगे है मीन से या पीछे है मीन से, बात समझोगे। तो मीन डेविएशन का सबसे बड़ा रूल है कि इसमें हम साइन इग्नोर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस जब हम किसी वैल्यू के आगे ऐसे लगा देते हैं, जैसे अभी पीछे हमने मीडियन की फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट मीन्स कि हम उस चीज का साइन इग्नोर कर रहे हैं, वी आर इग्नोरिंग द साइन। इग्नोरिंग द साइन का मतलब ये है कि अगर बाय चांस उस वैल्यू का साइन माइनस में आता है तो फिर भी हम उसका साइन पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, माइनस उसका साइन कंसीडर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? अभी हम निकाल के भी सारा देखते हैं। मोहम्मद जी देखिए, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला मेजर है, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम नॉर्मली, या सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में भी जिससे क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। अब आगे डाटा एनालिसिस करोगे, है ना, डिस्पर्शन फाइंड करना है आपको, तो वेरिएंस से फाइंड करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन से फाइंड करोगे। तो मोस्ट कॉमन जो वाइडली यूज होता है रिसर्च वगैरह में भी, एकेडमिक्स में भी, वो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वेरिएंस जो है उसी का स्क्वायर वो यूज होता है डिस्पर्शन का मेजर, ठीक है। वैल्यूज में डिस्पर्शन फाइंड करनी है, यू शुड यूज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फर्स्टली। सो ये मॉडुलस वाली चीज क्लियर हो गई है आपको ना अब? आकांक्षा जी, independent of origin का means if we add or subtract the x observations by any number of constant then there will be no change in the x observations। एक्सीलेंट आकांक्षा यादव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और स्केल का मतलब होता है कि अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें। अब ये वाली जो आपने डेफिनेशन बताई है ना, यू अंडरस्टैंड, यू आर वेरी वेरी, मतलब अच्छे, आप एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट हो, तो आपने एक अच्छी डेफिनेशन दी है, पर अगर मैं ये डेफिनेशन यहाँ पे बच्चों को समझा दूं ना तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, उनको चाहिए होगी एग्जाम्पल, उनको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, हाउ, कैसे, कैसे पता चला, नहीं चेंज होगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, एड सब्ट्रैक्ट करने से, है ना, तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा। कौस्तुभी जी, मैंने आपका कमेंट देखकर ही बोला है कि इसका जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब मॉडुलस का साइन है, जो आपको समझ में नहीं आया शायद। मॉडुलस का साइन, इसका मतलब होता है साइन को इग्नोर करना, प्लस माइनस को इग्नोर करना, यानी कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करना, इग्नोरिंग साइन का ये मतलब होता है। बाकी तो वो प्रॉपर्टी सेम ही है मीन वाली, बस मीन में स्क्वायर था, मीडियन में स्क्वायर नहीं है, बाकी तो सेम है। चेंज किया था बस इसमें था कि इसमें मॉडुलस साइन हम लगा देते हैं,
दैट मीन साइन इग्नोर कर देते हैं, यानी कि माइनस का साइन कंसीडर नहीं करोगे, माइनस को भी प्लस ही कंसीडर करोगे, इसका मतलब ये है। कोफिशिएंट ऑफ मीन, अच्छा जैसे मैंने कहा आपको कि जो मीन डेविएशन है वो मीन से भी निकल सकता है, मीडियन से भी निकल सकता है, मोड से भी निकल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फार्मूला दिया हुआ है मीन से निकालने का, दैट मीन्स मीन डेविएशन, ये कोफिशिएंट है। अच्छा इसका पहले ओरिजिनल वैल्यू भी देखते हैं, ये कोफिशिएंट है मीन डेविएशन का। एब्सोल्यूट कैसे मीन डेविएशन निकालते हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा। लेट्स सी, यहां से देखो, ये है एब्सोल्यूट मीन डेविएशन। डेविएशंस है सिंपल, वही डेविएशंस इसकी अभी मैंने पीछे आपको निकाल के दिखाई थी, मीन से डेविएशंस वही है ये, ठीक है। अगर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो मीन से डेविएशंस निकालकर डिवाइड बाय n कर दोगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो मीडियन से डेविएशंस निकालकर डिवाइड बाय n कर दोगे, ठीक है। ठीक है ना, तो अगर आपको मोड से निकालना है तो मोड से डेविएशंस निकाल के डिवाइड बाय n कर दोगे। एक चीज और याद रखना, अब ये n मैंने नंबर ऑफ आइटम्स कंसीडर करना है अगर मेरी सीरीज इंडिविजुअल है। अगर सीरीज मेरी डिस्क्रीट है, मान लो इफ माई सीरीज इज लाइक दैट कि x के साथ फ्रीक्वेंसी भी ली हुई है, तो ये n का मतलब होगा सिग्मा f, ठीक है। तो अगर f साथ में आ गया, फ्रीक्वेंसी साथ में आ गई, तो ये जो फार्मूला है इसके साथ भी f लग जाएगा, यानी कि ये फार्मूला आपका बन जाएगा सिग्मा f x माइनस मीन ओवर, ऐसे बन जाएगा। आई बात समझ में? अगर फ्रीक्वेंसी साथ में दी होती है ना तो याद रखना हमेशा जो आपका न्यूमिनेटर होता है, ये वाली चीज है ना, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके, मतलब ऑब्जर्वेशंस के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके टोटल करते हैं, ठीक है। ये मीन डेविएशन का एब्सोल्यूट मेजर है, और इसका अगर कोफिशिएंट निकालना है तो सिंपल मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर मीडियन से निकाल रहे हो तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। आगे क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला सिंपली ये हमने कर लिया था, कोफिशिएंट निकालना है तो Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट थिंग है Q1 कैसे निकलता है एंड Q3 कैसे निकलता है। हाउ कैन वी फाइंड Q1 एंड Q3, ये समझो। सेम जैसे मीडियन का प्रोसेस था वैसे है, बस फर्क इतना है मीडियन में हम डिवाइड बाय 2 करते थे, क्वार्टाइल्स में Q1 या Q3 निकालना है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4। क्या करते थे हम मीडियन में? मीडियन निकालने के लिए इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज में डिवाइड बाय 4 कर देते, डिवाइड बाय 2 कर देते थे, इनके n+1 डिवाइड बाय 2। क्वार्टाइल्स निकालने के लिए Q1 निकालने के लिए n+1 डिवाइड बाय 4 कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय 4 कर दोगे। और Q3 का मतलब ये होता है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल, अगर आप फर्स्ट क्वार्टाइल को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास थर्ड क्वार्टाइल आ जाएगी। कॉन्टिन्यूस सीरीज का फार्मूला यू कैन स्किप, ये वही सेम फार्मूला है जो हमने मीडियन में यूज किया था, बस मीडियन में हम डिवाइड बाय 2 करते थे, यहाँ पे हम डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं, और कुछ फर्क नहीं है, सेम फार्मूला, एब्सोल्यूट सेम फार्मूला, ठीक है। आगे हम चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पर, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले पर। वो गिवन लॉरेंस कर्व पढ़ेंगे फिर। देखो, दैट इज द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं आपको अलग स्लाइड पर एक क्या लिख के दिखाऊं? यहाँ देखिए, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली 2-3 फार्मूले हैं इसके, देख लो। एक तो हम क्या करते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। देखो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। एक्स स्क्वायर का मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशंस है पहले उसका स्क्वायर करो फिर उसका सम करो। अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगाया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका सिग्मा एक्स है उसका स्क्वायर। देखो दोनों में फर्क कैसे है समझो। मान लो मेरे पास एक्स की वैल्यूज हैं
235 235, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आप देख रहे हो, एक मैंने लिखा है यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज है ना, एक मैंने लिखा है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये वाली चीज, दोनों में फर्क है, ध्यान से समझो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ आ जाता है 4925, ठीक है। इसका टोटल करो कितना है, 38 आएगा आई थिंक, है ना। और इसका करो कितना है, 10 आएगा। अब ये जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है ना, ये 38 है, यानी कि स्क्वायर करके उसका टोटल किया। और ये वाला जो है ना, इसके बाहर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि आपको लिखना अंदर सिग्मा एक्स है और उसका स्क्वायर करना है, यानी कि ये 100 है। फर्क समझ आया दोनों में, ठीक है, फर्क क्लियर हुआ ना। ये चीज तो, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला हो गया। और अगर सीरीज डिस्क्रीट है तो एक्स के साथ क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी, है ना, और एन का मतलब हो जाएगा सिग्मा एफ। एक ये फार्मूला, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फार्मूला है जो सिंपल हम डेविएशन से निकालते हैं, दिस वन सिंपल। ये डेविएशन है, डेविएशन का स्क्वायर करके डिवाइड बाय एन करके उसका अंडर रूट किया हुआ, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फार्मूला, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगी तो वेरिएंस का फार्मूला ये बन जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएंगे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले का अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ, यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएंगे, तो वेरिएंस का फार्मूला मेरा ये बन जाएगा सिग्मा एक्स माइनस मीन स्क्वायर ओवर एन, सिंपल, अंडर रूट के बिना, है ना कि नहीं, ठीक है। अच्छा, एक आपने कभी सुना होगा कोवेरियंस, इसके बारे में भी देख लो। कोवेरियंस का मतलब होता है टू व्हाट एक्सटेंट टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर। कोवेरियंस मतलब इकट्ठा वेरिएंस, किस एक्सटेंट में दो वेरिएबल्स इकट्ठे चेंज हो रही है, उसको हम कोवेरियंस बोलते हैं। कोवेरियंस का ये फार्मूला होता है, देखो जैसे वेरिएंस में मैंने एक्स माइनस मीन स्क्वायर की ली थी, स्क्वायर का टोटल लिया था। इसमें क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं तो इट वुड बी एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन, इनके मल्टीप्लाई का टोटल सिग्मा डिवाइड बाय, दैट इज अ कोवेरियंस। कोई बात क्लियर, बताओ। अब आगे आ जाओ थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज पर, या ये चीज ध्यान से देखना, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, दोनों तीनों में रिलेशनशिप होता है। देखो ये रिलेशनशिप है, स्टैंडर्ड डेविएशन का 4, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो वो बिल्कुल इक्वल टू होगा मीन डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 5 के, एंड वो बिल्कुल इक्वल टू होगा क्वार्टाइल डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 6 के। आप ऐसा भी बोल सकते हो 4 एस डी इज इक्वल टू 5 एम डी इज इक्वल टू 6 क्यू डी, दैट इज अ रूल ऑफ थंब। और ये रूल ऑफ थंब जो है, ये परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी, उसमें ये रूल ऑफ थंब अप्लाई होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग एक क्लास होगी इसकी, है ना। तो 4 एस डी इज इक्वल टू 5 एम डी, इसमें क्या है, जैसे क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, जैसे मान लो 4 एस डी इज इक्वल टू 5 एम डी इज इक्वल टू 6 क्यू डी। हाँ, जैसे मान लो आपको वो पूछे एमडी निकालो क्यूडी की टर्म्स में, तो क्या होगा, देखो 5 एम डी इज इक्वल टू 6 क्यूडी, एमडी क्यूडी की टर्म्स में कितना आएगा, एमडी इज इक्वल टू 6/5 क्यूडी, आ सकता है ऐसे। अगर वो पूछे एसडी को निकालो एमडी की टर्म्स में, तो क्या होगा, एसडी इज इक्वल टू 5/4 एमडी, लिख सकते हैं ऐसे। अगर एसडी को क्यूडी की टर्म्स में निकालना है, एसडी इज इक्वल टू 6/4 क्यूडी, राइट। बस ये चीज है।
अच्छा, और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, लेट्स राइट डाउन दैट प्रॉपर्टी आल्सो। मीन प्लस माइनस क्वार्टाइल डेविएशन, मीन प्लस माइनस मीन डेविएशन, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन। बताओ क्या प्रॉब्लम है? मीन प्लस माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन, इज देयर एनी प्रॉब्लम? देखो, that thing covers 50% of observations of distributions, observations of distribution। मैं समझाती हूँ, पहले देख लो। that thing covers 57.5% of observations of distribution, that thing covers 68.27% of observations of distribution, that thing covers 95.45% of observations of distribution, that thing covers 99.73% of observations of distribution। एक मिनट, ये 95.45 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में यही होता है ना? वेट, हाँ ठीक है। देखो, बेसिकली जब हम वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तब ये चीज ज्यादा समझ आएगी आपको। तो ये इससे आपको कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मीन प्लस माइनस क्वार्टाइल डेविएशन, टोटल जो मेरी 50% ऑब्जर्वेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन की वो कवर करते हैं। एंड ये तीनों चीजें, तो जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम कर्व बनाते हैं ना, ये वाला, तो उसमें मैं आपको ये और क्लियर करूंगी। नॉर्मल, लेट्स सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि चीजें इंटर रिलेट होती हैं बहुत ज्यादा। और सो आई विल डिस्कस बाय डायग्राम दिस थिंग इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास। आप बस इसको भी फिलहाल के लिए याद रख लेना। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है इसकी, मुझे यह कि कोई प्रॉपर्टी रह ना जाए, प्रॉपर्टीज कर लो सारी। ये चीज जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, ऑटोमेटिकली जब मैं डायग्राम वगैरह बनाऊंगी, आपको ये चीज ऑटोमेटिकली तब समझ में आ जाएगी। बस अभी के लिए इसको नोट डाउन कर लो। एक चीज और है, एक प्रॉपर्टीज की और है, जो मेरी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मेरी सिमेट्रिकल है। जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसमें जो क्वार्टाइल्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं। देखो ध्यान से समझो, क्वार्टाइल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मीडियन, क्वार्टाइल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मीडियन। इसका मतलब क्या है? लेट्स सी। That means Q3 minus median is absolutely equal to median minus Q1। जैसे मैंने आपको समझाया था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि Q3 दैट इज Q1 दैट इज मीडियन दैट इज Q3। ठीक है, Q3 एंड मीडियन में जितना डिफरेंस है दैट इज एब्सोल्युटली इक्वल टू मीडियन एंड Q1 में जितना डिस्टेंस है। Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 2 मीन डेविएशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये वाला। आई बात समझ? बताओ। हाँ, डायरेक्ट परसेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं वो, बिल्कुल जो भी मैंने करवाया।
क्लियर? आगे चलो, ओगिव। ओगिव जैसे मैंने कहा था, मीडियन का जो आपका वो होता है, मीडियन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओगिव। ओगिव को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। सो ओगिव इज ए ग्राफ दैट शोज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने अभी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी सिखाई थी ना, उन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को जब आप ग्राफ पे पुट कर दोगे तो वो ओगिव बन जाएगा, वो ओगिव बन जाएगा। ओगिव से बेसिकली, ओगिव से हम अभी मीडियन, वैसे तो क्वार्टाइल्स परसेंटाइल्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी हम मीडियन की ही एप्लीकेशन ओगिव से समझेंगे, ठीक है। सो इट इज ड्रॉन यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा। अब जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा था ना, उसको हम लेस देन टाइप या मोर देन टाइप डाटा भी बोलते हैं, ठीक है, लेस देन टाइप या मोर देन टाइप डाटा भी बोलते हैं। ये देखो, ये कर्व देखो, जो लेस देन ओगिव होता है, ये ब्लू वाला नीचे से ऊपर जाता है कुछ इस तरह से। जो ग्रेटर देन ओगिव होता है, मोर देन ओगिव, वो ऊपर से नीचे जाता है। लेस देन ओगिव, मोर देन ओगिव, दोनों की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं? लेस देन मोर देन वाली, देखो ये लेस देन मोर देन क्या होता है, बेसिकली क्लास इंटरवल्स आपके होते हैं ना, जैसे मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब मैंने जब प्लस कर दिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में क्या होता है कि उसको प्लस कर दो, 10, 30, 50 ऐसे प्लस कर दो, है ना, तो दैट विल बी मोर देन फ्रीक्वेंसीज। अब ये इसको मैं मोर देन 0 कंसीडर कर सकती हूँ, मोर देन 10, है ना, मोर देन 20, इस तरह से। तो लेस देन ओगिव नीचे से ऊपर जाता है, ग्रेटर देन ओगिव ऊपर से नीचे आता है। जहां पे दोनों कट करते हैं दैट विल बी योर मीडियन। और इसको डिटेल में समझते हैं। लेस देन ओगिव प्लॉट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टाइप लेस देन अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्रीज। इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी समझते हैं। कर्व राइसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर जाता है। मोर देन ओगिव प्लॉट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टाइप मोर देन अगेंस्ट लोअर क्लास बाउंड्रीज, कर्व फेल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दोनों कर्व्स को ड्रा करेंगे सेम ग्राफ पे, जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं मीडियन ऑफ द डाटा। लेस देन ओगिव राइसिंग कर्व है, नीचे से ऊपर जाता है। मोर देन ओगिव फेलिंग कर्व है, ऊपर से नीचे आता है। ये ओगिव होते हैं। मैं इसका आपको कोई सम भी करवाती हूँ, हाँ सम करवाती हूँ। मोर देन वाले में हम माइनस करते हैं और लेस देन वाले में हम प्लस करते हैं। देखो लिखिए सम इसका। अमन चटर्जी जी, मैंने तो ना क्या किया हुआ है, बुक ये देखो मेरे हाथ में जो बुक पकड़ी हुई है, ये मेरी अपनी बुक है, देख रहे हो आप। मैंने अपनी बुक पर ना नोट डाउन किया हुआ है अलग अलग बुक्स से ना, ये देखो लिखा हुआ है इस पे कुछ। मैंने अलग अलग बुक्स से पॉइंट नोट करके, एससी गुप्ता वगैरह और जो भी बुक्स हैं मेरे पास, है ना, या ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल होती हैं, या जिनकी मेरे पास हार्ड कॉपी जो बेस्ट बुक्स रहती हैं, उनको पढ़कर उनसे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए जो पढ़नी चीजें जरूरी होती हैं वो मैं इसी पर एड ऑन कर लेती हूँ। और मतलब ये देखो पूरे मैंने इसमें पेजेस भर के भी ना पेस्ट किए हुए हैं, पेजेस पर भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। मैं उसी बुक से आपको करवा रही हूँ, बेसिकली मैं अपने नोट्स से आपको करवा रही हूँ। चलो लिखो। तो मान लो मेरे पास ना फ्रीक्वेंसीज ऐसे हैं, देखो फ्रीक्वेंसीज ऐसे दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसीज से करवाऊँ, 40, 51, 64, 38, 7, ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। मुझे इस चीज को अगर लेस देन में करना है और मोर देन में करना है तो कैसे करूंगी, देखो और क्लास इंटरवल आपके ऐसे हैं 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 800, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 ऐसे करके हैं।
0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 ऐसे। अब लेस देन में हम पता क्या करते हैं, लेस देन में हम क्या करते हैं, सी लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100। ठीक है, पहला मेरा 40 का 40 आ जाएगा, फिर आएगा जैसे हम नॉर्मल सीएफ निकालते हैं लेस देन वाला, 40 प्लस 51 कितने हो गए, 91, 91 प्लस 64, मैं देख के कैलकुलेट कर रही हूँ, आपको खुद करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत चीजें और करनी है, अगली क्लास भी है। 155 प्लस 38 कितने हो गए, 193, 193 प्लस 7 कितने हो गए, 200। ये लेस देन वाली सीरीज बन गई आपकी, इसका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकला है। अब मान लो यही डाटा से, इसी डाटा से मुझे मोर देन वाली निकालनी है, मोर देन वाली निकालनी है, मोर देन वाली निकालनी है, तो मोर देन वाली कहता कैसे बनेगी, मोर देन 0, लेट्स सी, मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60, मोर देन 80 एंड मोर देन 100। ठीक है, 91 कैसे आया, 40 प्लस 51 करके, अभी तो सीएफ निकालना सिखाया था आपको, भूल गए हो, अभी भूल गए हो, जस्ट अभी सिखाया करना सीएफ, 2 मिनट पहले करवाया था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जस्ट अभी मैंने आपको सिखाया, ये सेम वैसे ही है, लेस देन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम वैसे ही निकालते हैं जैसे मैंने अभी आपको मीडियन का क्वेश्चन करवाया था। मोर देन वाले में फर्क होता है सीएफ निकालने में, मोर देन वाला कैसे निकालते हैं देखना, मोर देन में ना हम उल्टा शुरू करते हैं, लेट्स सी, जैसे ये 200 है ना, 200 है ना, मोर देन में हम ना, ये जैसे आपका ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 200 आया ना, या सिंपली आप इसका टोटल कर लोगे ना फ्रीक्वेंसी का, ये आपका 200 आएगा। मोर देन वाले का रूल होता है, जो इसका टोटल है ना उसको सबसे ऊपर लिख लो, मोर देन 0, 0 से ज्यादा, मोर देन 0, 200 ही है टोटल, 0 से ज्यादा है ना, इट इज 200। अब इसमें माइनस करते जाना है, 200 में से 40 माइनस कर दो, कितना आएगा, 160, 160 में से 51 माइनस कर दो, कितना आएगा, 109, 109 में से क्या माइनस करोगे, 64, 64 माइनस करो, कितना आएगा, 45, करते जाओ साथ साथ में प्लीज, 45 में से 38 माइनस करो, कितना आएगा, 7, 7 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा, 0। ये मोर देन का बन गया, ये मोर देन की कम्युलेटिव, समझ में आया, एक नॉर्मल क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज दी हो, उससे हमको लेस देन एंड मोर देन कैसे बनाना है, एंड लेस देन एंड मोर देन की फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालनी है। अब इसी चीज को मान लो, इसी चीज से आपको ऑगिव बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो भी मैं बता देती हूँ आप कैसे बनाओगे। ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। देखो एक्स में हम क्लास इंटरवल्स लेते हैं, क्लास इंटरवल्स मेरे क्या थे, 0, 20, 40, 60, 80, 100, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स लिए। वाई वाली साइड पे आएंगी मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है आपकी, उसकी रेंज आपकी तकरीबन तकरीबन आई थिंक 0 से 200 के बीच में जा रही है ना, तो इसी तरह रेंज से लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100 ऑन 200 तक जाएगी। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर दो, जो लेस देन वाला है, लेस देन वाला 40 आएगा पहले, यानी कि यहाँ पे, फिर 91 आएगा, यानी कि यहाँ पे, अब देखो वो ऐसे जाएगा नीचे से ऊपर, है ना, मोर देन वाला 200 है, तो मोर देन वाला यहाँ से यहाँ ऐसे आएगा, बिल्कुल प्रणय जी ऐसे ही। तो बात समझ आ गई कैसे ये लेस देन मोर देन बनते हैं, इज इट क्लियर? सो दैट इज द बेसिकली ऑगिव। आगे आगे आपका लॉरेंस कर्व, दिस इज लास्ट है लॉरेंस कर्व, इसके बाद खत्म करेंगे। लॉरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल मेथड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ इन ए सोसाइटी। तो इनकम या वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए हम लॉरेंस कर्व लगाते हैं। बेसिकली इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि ये इनइक्वालिटीज को शो करता है। ठीक है, लॉरेंस कर्व कंप्यूट ग्राफ पे दिखाने के लिए जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हम लेते हैं, इसमें भी कम्युलेटिव लेते हैं चीज। ठीक है, कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हम एक्स एक्सिस पर लेंगे, एंड कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम या वेल्थ वो हम वाई एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन क्या कहा मैंने, इनइक्वालिटीज को मेजर करता है, और इनइक्वालिटीज को मेजर तो करता ही करता है, अलग अलग कंट्रीज की, है ना, इनइक्वालिटीज को ये कंपेयर भी करने में हेल्प करता है। कहाँ गया लॉरेंस कर्व,
तो ये देखो, जैसे ये ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्शन या डिस्पैरिटी बिटवीन वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैंने लिया परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव वेरिएबल्स का मतलब आप बोल सकते हैं परसेंटेज पॉपुलेशन, ठीक है, कम्युलेटिव पॉपुलेशन। और परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब, क्योंकि हम इनकम देख रहे हैं या वेल्थ देख रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव इनकम या कम्युलेटिव वेल्थ इस साइड ये आएगा, ठीक है। तो लॉरेंस कर्व के लिए हम सबसे पहले एक सेंटर में 45 डिग्री लाइन खींचते हैं, ठीक है, लाइन खींचते हैं। उसके बाद ये जो मेरे पास कम्युलेटिव वैल्यूज होती है ना, वैसे जब भी हम रिसर्च के लिए यूज करते हैं अपना लॉरेंस कर्व, मैंने अपनी रिसर्च में अपने पेपर्स में लॉरेंस कर्व का गिनी कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया। इसमें हम एक्सेल वगैरह से सॉफ्टवेयर वगैरह से इसको निकालते हैं, ठीक है। डाटा अगर ज्यादा हो, थोड़ा बहुत तो चलो खुद निकाल सकते हैं, बट मोस्टली लॉरेंस कर्व का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम रिसर्च में करते हैं तो ये किसी सॉफ्टवेयर वगैरह से ही हम निकालते हैं, ठीक है। आपके पास फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल है, यानी कि पॉपुलेशन है एंड इनकम है, उसका आप कम्युलेटिव परसेंटेज निकाल के, परसेंटेज कम्युलेटिव निकाल के उसका ग्राफ प्लॉट कर लेना होता है हमको, ठीक है। यानी कि मेरे पास दो सीरीज बनेगी, एक्स एंड वाई। एक्स में आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव पॉपुलेशन, वाई में आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव आपका जो है फ्रीक्वेंसी, या जिसको इनकम या वेल्थ जो आपको निकालना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों से हम सिंपली लॉरेंस कर्व आपका बन जाता है। लॉरेंस कर्व आपका बेसिकली ये जो 45 डिग्री वाली लाइन होती है ना, जितनी ज्यादा इनइक्वालिटीज होंगी ना पॉपुलेशन में, लॉरेंस कर्व आपका उतना ही नीचे आएगा इस लाइन से, ठीक है। लॉरेंस कर्व जितना ज्यादा नीचे है यानी कि उतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज है। मान लो ये दो लॉरेंस कर्व है, ऊपर वाला लॉरेंस कर्व जो है 45 डिग्री वाली लाइन के करीब है, यानी कि ये जिस कंट्री का लॉरेंस कर्व है या जिस एरिया का लॉरेंस कर्व है, इसमें इनइक्वालिटीज कम है। नीचे वाला जो कर्व है ये 45 डिग्री वाली लाइन से ज्यादा दूर है, यानी कि इसमें इनइक्वालिटीज ज्यादा है इस कंट्री या इस रीजन में। बात समझे हो? तो लॉरेंस कर्व जितना ज्यादा 45 डिग्री लाइन से दूर हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंट्री का लॉरेंस कर्व बिल्कुल ऐसे हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो दैट मीन जीरो इनक्वालिटीज, उस कंट्री में इनक्वालिटीज है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही लाइन के नीचे की तरफ जितना उससे दूर जाई जाएगा ना, उतनी इनक्वालिटीज बढ़ती जाएंगी उस कंट्री में या उस रीजन में। समझ गए? दैट इज अ लॉरेंस कर्व बेसिकली। क्लियर? गिन्नी कोफिशिएंट का कंसेप्ट भी हम समझेंगे अपना डेवलपमेंट में, वो जब हम गिन्नी कोफिशिएंट एंड लॉरेंस कर्व आपके नेट इकोनॉमिक्स वालों के सिलेबस में है, उसमें हम इसको और डिटेल में समझेंगे। क्लियर? तो यही था आज के लिए। अब किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल एंड द सेशन। Today is my first class. Your teaching method is excellent. सब क्लियर? मोहम्मद अनवर बेग जी, थैंक यू सो मच। टीचर के लिए अपना 1.5 घंटा गला सुखाना और 2 घंटे लगाकर क्लास तैयार करना सफल हो जाता है जब स्टूडेंट उसको अप्रिसिएट कर लेता है। तो कौस्तुभी जी, मैंने साथ साथ में आपको जो भी न्यूमेरिकल्स आपके थे करवाए हैं, क्यों नहीं करवाए? मैंने कुछ छोड़े ही नहीं है चीज। देखो, आपको मीडियन के न्यूमेरिकल करवा दिए, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के न्यूमेरिकल करवा दिए, और कौन से आप बोल रहे हो? साथ साथ में सभी करवाए हैं मैंने आपको जो भी नीडेड थे, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लासेस में और भी न्यूमेरिकल्स मैंने कवर करवाए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये ओगिव का भी न्यूमेरिकल आपको करवा दिया। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल करवा देती हूँ आपको वेरिएंस का। जैसे ना ये आपका उसमें कुछ नहीं है, बेसिकली बस फार्मूला ही होता है। ये है ना वेरिएंस, जैसे मान लो आपको उसने एग्जाम में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, और पूछा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए। यू मस्ट नाउ द फार्मूला कि स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आएगा, ठीक है। जी पल्लवी जी, थैंक यू सो मच। मोर देन लेस देन पहली बार समझ आया आपको, थैंक यू सो मच। वंडरफुल सेशन, थैंक यू। दिव्या जी, पता क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं और उसकी पीडीएफ में भी हैं आपके कंटेंट सेक्शन में। आप कौन से कोर्स में हो दिव्या जी? इन विच कोर्स यू आर?
हाँ, तो आपके कंटेंट सेक्शन में ना फोल्डर है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो लेक्चर्स भी हैं एंड उनकी पीडीएफ्स भी हैं, और यूनिट वाइज पीडीएफ्स दी हुई हैं। आप फाइंड करिए, आपको मिल जाएंगी। ठीक है। कौस्तुभी जी, मुझे ना ये आपका डाउट पढ़ने में, इसको समझने में, और समझने के बाद वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर अपना दिमाग लेके जाने में, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्राइस कंजम्पशन कर्व, इंफीरियर गुड, गिफन गुड्स, इन सब में अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी अभी मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो स्टैट से रिलेटेड है, और एकदम से माइक्रो की तरफ दिमाग लेके जाने में टाइम लगेगा। सो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट कि अगर आप अपने इतने बड़े बड़े डाउट्स जो होते हैं वो अपने डाउट क्लियरिंग नंबर पर भेज दिया करें, तो वो आपको सोच समझ कर अपना पूरा 5-10 मिनट लगाकर मेहनत करके आपको रिप्लाई कर देंगे, जो भी उसके बारे में समझना आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, तो आप पूछ लीजिए वहां से। मैं वो पीडीएफ अपलोड करवा देती हूँ इशिता जी, 2025 जून वाली भी अपलोड करवा देती हूँ कहकर। ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ना आप दिव्या जी वीकली क्विज लगा लीजिए, यूनिट वाइज क्विज दी हुई है आपके कंटेंट सेक्शन में, उसमें ना मतलब एक यूनिट की 2-3-4 क्विजेज होती हैं, तो उसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स ही होते हैं, जैसे ऐसे जैसे मैं आपको करवा रही हूँ ना क्लास, जैसे एक क्विज में आपके 2-3 टॉपिक्स कवर होंगे, फिर अगली क्विज में फिर 2-3 टॉपिक्स कवर होंगे, ऐसे करके हैं वो। नहीं, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में हमारा सक्सेस रेशियो बहुत हाई है, और आप सक्सेस स्टोरीज में बच्चों को जाके सुनना, उन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि मैम इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथ्स हमारा आपकी क्लासेस से कवर हुआ है, और हमने अपनी बैचलर्स में, मास्टर्स में इकोनोमेट्रिक्स का स्पेशली एबीसी भी नहीं पढ़ा था, जो आपकी क्लासेस से कवर हुआ है, ऐसा स्टूडेंट्स ने बोला है सक्सेस स्टोरीज में, आप सुन सकते हैं जाके। तो आपको बिल्कुल भी ऐसी जरूरत नहीं है, आपका इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा क्लासेस देखने के बाद, अगर आप पूरा रिलैक्स होके काम करके माइंड को अपने एजुकेटर पे ट्रस्ट रख के, यकीन करके क्लासेस को देखेंगे, स्टैट्स की, क्वाड्रिक्स की, मैथ्स की, एक बार नहीं समझ आती रिपीटेडली देखेंगे, तो बिल्कुल समझ में आएगा, और आपके क्वेश्चन भी उससे ठीक होंगे बिल्कुल। ठीक है। चलो ठीक है जी। नहीं, वो नहीं है अभी, नया एडिशन नहीं आया बुक का। ठीक है। नहीं दिव्या जी, वैसे तो नहीं है, मैंने तो यूनिट वाइज क्विज वाले जो क्वेश्चंस है ना वो स्पेशली मेरे द्वारा ही डिजाइन किए गए हैं, यानी कि मैंने ही वो अलग अलग किताबों से क्वेश्चन से ढूंढ कर उसकी फोटोज वगैरह टाइपिस्ट को भेज के वो ऐड करवाए हुए हैं, तो आप उन पर रिलाई कर सकते हो, उनसे आपको काफी मदद मिलेगी, और जो भी आपके लिए चीज जरूरी है वो आपकी उससे पूरी हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है आपको करने की। हाँ, मेरी पीवाई क्यूज वाली बुक में न्यूमेरिकल्स हैं बिल्कुल, उससे आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो ठीक।